गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखा गया पाठ भारतीय संस्कृति आज पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति वैसे भारतीय मतलब आप जानते हैं भारत, और संस्कृति मतलब सभ्यता। भारतीय सभ्यता के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वो कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। मतलब भारत में जो व्यक्ति भारत से पूर्णतः अनजान है, अजनबी है भारत से, वो अगर पूरे देश का भ्रमण करे तो वह निश्चित रूप से ये कहेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का ये समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती है बिल्कुल भिन्न है। मतलब कि ऐसी बातें जो बिल्कुल आंखों से देखने में दिखाई पड़ती हैं, मतलब अदृश्य नहीं है, अदृश्य भिन्नता नहीं है बल्कि दिखाई पड़ने वाली भिन्नता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ऐसी बातें सामने आएंगी। प्राकृतिक भिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की हैं और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है। मतलब प्राकृतिक भिन्नताएं तो इतनी अधिक हैं कि वह एक देश नहीं बल्कि एक महाद्वीप के अंदर कई देशों के समूह जो है उनके अंदर दिखाई पड़ने वाली भिन्नताएं जो है, प्राकृतिक भिन्नताएं इस भारत देश में अकेले दिखाई पड़ने वाली हैं। हिमालय के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर विंध्य अरावली सतपुड़ा सह्याद्री नीलगिरी की श्रृंखलाएं के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। मतलब कि हिमालय के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगे। उत्तर में आप जानते हैं कि हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, और जैसे ही उत्तर से धीरे धीरे वो दक्षिण की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ गंगा यमुना का जो मैदान है, समतल मैदान है, वो दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद जैसे जैसे वो दक्षिण की तरफ बढ़ता जाएगा तो उसको गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित डूबा हुआ समतल मैदान मिलेगा। उसके बाद उसको भी छोड़ करके और जब बढ़ता जाएगा तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी। समतल मैदान भी जो रंग बिरंगे दिखाई पड़ेंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने पर उसे इतनी विभिन्नताएं देखने में मिलेंगी। अगर वो पश्चिम से पूर्व तक जाए तो उसको इतनी विभिन्नताएं देखने में मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्यों को गर्म कपड़े से, आग से छुटकारा नहीं देती, जैसे जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पूरे साल ठंडी पड़ती है क्योंकि हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फ से ढका होने के कारण जो है वहाँ हर समय ठंडी पड़ती रहती है। तो आगे कह रहे हैं कि समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का सुखद मौसम, जिसमें कभी
ना कभी सर्दी और ना गर्मी होती है। मतलब कि जैसे एक तरफ तो हिमालय क्षेत्र है जहाँ 12 महीने सर्दी होती है, लोग गर्म कपड़े और आग से छुटकारा नहीं पाते हैं। वहीं आप गर्मी के क्षेत्र भी जहाँ लू चलती रहती है, गर्मी से लोग छुटकारा नहीं पाते हैं। वहीं आप कन्याकुमारी की तरफ चले जाइए तो वहाँ 12 महीने सुहावना मौसम होता है, ना तो वहाँ गर्मी होती है ना तो वहाँ सर्दी होती है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। एक तरफ असम जो कि माना जाता है कि सबसे अधिक बारिश वहाँ होती है, तो कह रहे हैं कि अगर एक तरफ 300 इंच की वर्षा वाला क्षेत्र असम है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर भी, जहाँ की 2-3 इंच भी वर्षा पूरे साल नहीं होती है, वहाँ मिलेंगे। ऐसा कोई अन्न नहीं होगा जो यहाँ उपलब्ध ना हो। ऐसा कोई अन्न जो है यहाँ नहीं है जो यहाँ उपलब्ध ना हो। यहाँ हर तरह के अन्न, हर तरह के फल, हर तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ ऐसा कोई अन्न नहीं है जो आपको ना मिले। कोई ऐसा फल नहीं है जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो। और ना कोई ऐसा वृक्ष और जानवर हैं जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। मतलब कि जितने तरह के वृक्ष इस विश्व में, जितने भी तरह के वृक्ष हैं, वो सभी यहाँ भारत के जंगलों में जरूर मिलते हैं। जितने तरह के जीव हैं, जितने तरह के जानवर हैं, वो सभी यहाँ के जंगलों में कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाते हैं। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबोहवा का अगर इंसान की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। मतलब कि प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन पर पड़ता है, उनकी शारीरिक बनावट पर पड़ता है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो इसका उदाहरण सीधा दिखाई पड़ेगा जो भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग हैं। आप देखते होंगे कहीं के लोग काले हैं, कहीं के लोग गोरे हैं, कहीं के लोग लंबे हैं, कहीं के लोग छोटे हैं। मतलब हर तरह के लोग यहाँ जो है दिखाई पड़ेंगे। इस तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी प्रचलित हैं। मतलब पूरे विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो मुख्य भाषाएं जो है यहाँ भारतवर्ष में कहीं ना कहीं जरूर आपको मिल जाएंगे। और बोलियों की तो गिनती ही नहीं है। क्षेत्रीय बोलियां इतनी हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ एक कहावत भी कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। कोस कोस पर बदले पानी। अभी आप अपने नज़दीक ही देख लीजिए, आप यहाँ इस अपने क्षेत्र में है, यहाँ आपको पानी जो मिल रहा है वो स्वादिष्ट पानी है, खारा नहीं है, आप उसको पी रहे हैं। अभी आप यहीं से दूर नहीं, आप अपने एक ज़िला छोड़ करके दूसरे ज़िले में पहुंच जाइए प्रतापगढ़ में, तो आपको वहाँ खारा पानी मिलेगा, आप वो पानी पी भी नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी जो है वो परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियां भी बदलती हैं। अभी आप यहाँ से पूरब चले जाइए तो आपको जो है वो आइली गैली वाली बोली जो है बहुत मधुर जो मतलब बोली है, वो पूर्वी बोली, वो आपको सुनने को मिलेगी। आप यहीं से बगल अपने ज़िले में चले जाइए, बगल वाले ज़िले में गोंडा में, तो वहाँ की बोली बहुत जो है वो कड़वी है। लोग जानबूझ करके ऐसी बोलियां नहीं बोलते हैं, बल्कि वो आदतन बोलते हैं। उनकी बोली जो है वो कर्कश लगती है। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियां बदल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब कि बोलियों की तो वहाँ गिनती ही नहीं है। इतनी बोलियां हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। आगे कह रहे हैं भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में
पाए जाते हैं। जितने भी धर्म हैं इस विश्व में, इस संसार में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को मानने वाले, उन धर्मों को ग्रहण करने वाले इस भारतवर्ष में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जरूर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कोई ऐसा धर्म हो कि जिसके मानने वाले भारत में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ संख्या में जरूर कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे। आगे करें, और इस तरह यहाँ के बोलियों की गिनती आसान नहीं। उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं है। जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया कि यहाँ बोलियां अनगिनत हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है, तो ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के धर्मों, उनके संप्रदायों की भी गणना जो है नहीं किया जा सकता। इतने धर्म हैं, इतने संप्रदाय हैं भारतवर्ष में कि उनकी गणना आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब जो अपरिचित आदमी है, जो इस भारत से अनजान है, वो इन सारी विभिन्नताओं को देख करके अगर ये कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, एक धर्म नहीं अनेक धर्मों का समूह है, एक भाषा नहीं अनेक भाषाओं का समूह है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उतने हैं, अलग नहीं है। आगे कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। मतलब कि यहाँ के सभ्यता की गहराई में जो व्यक्ति नहीं जाता है उसको केवल विभिन्नता ही दिखाई पड़ेगी, उसमें समानता उसको नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन कह रहे हैं, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता, एक ऐसी एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह से घेर लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है, जैसे रेशमी धागे भिन्न भिन्न प्रकार के और विभिन्न रंग के सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार बना देते हैं। मतलब अगर इसकी तह में जाया जाए, इस विभिन्नता की तह में जाया जाए, तो आपको वहाँ देखने में आएगा कि ये केवल विभिन्नता नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से एक रेशमी धागे में तरह तरह की मोतियों को, तरह तरह के फूलों को गूंथ करके एक सुंदर हार बनाया जाता है। जैसे अभी आप एक फूल की माला बनाइए तो उसमें एक ही तरह का फूल अगर लगाइए तो वह उतना सुंदर नहीं दिखेगा जितना कि विभिन्न प्रकार के कई रंगों के फूलों को मिलाकर तैयार करने वाले हार की सुंदरता आएगी, उतना उसकी सुंदरता नहीं हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जितनी भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, वो सभी उसी प्रकार इस भारतवर्ष की सौंदर्य में श्री वृद्धि करती हैं। आगे कह रहे हैं कि जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरे से ना तो अलग हैं और ना हो सकते हैं, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को सुशोभित करता है। मतलब वो विभिन्नता जो है वो अपनी सुंदरता से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आगे कह रहे हैं, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। मतलब जिस प्रकार से जितनी भी नदियां हैं, जितने जलप्रपात हैं, वो उत्पन्न चाहे जहां से हो, उनका उद्गम चाहे जहां हो, लेकिन अंततः वो जा करके समुद्र में भी मिल जाते हैं। मतलब वो सभी
जा करके एक विशाल समुद्र का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से चाहे जितनी बोलियां हो, चाहे जितने धर्म हो, चाहे जितनी भाषाएं हो, चाहे जितनी विभिन्नताएं हो, वो सभी इस भारत रूपी समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं और उसका नाम क्या है? भारत है। जिस भारतीय संस्कृति जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं, मतलब ये जितनी विभिन्नताएं हैं उन सबको हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों का उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न फल फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता है जो उद्गम और संगम में एक हो जाता है। जैसे आप देखिए कि जितने प्रकार के अन्न हैं वो सभी एक क्षेत्र में नहीं उगाए जाते हैं, जितने भी फल हैं वो एक क्षेत्र में नहीं उगाए जाते हैं। जैसे अभी आप सेब मान लीजिए, तो सेब आप खाते हैं लेकिन आपके यहाँ सेब पैदा नहीं होता, लेकिन आपको सेब खाने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से आपके यहाँ जैसे गेहूँ होता है, तो कहीं कहीं ऐसा है कि गेहूँ नहीं उत्पन्न होता है, फिर भी वहाँ के लोगों को रोटी मिलती है। तो ये क्या होता है, हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो जितनी भी विभिन्नताएं हैं वो सभी मिल करके भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। आगे करें कि आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती नदियों में अभी भी उस तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने से हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व पर कायम है और रहेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। मतलब कि सदियों से शताब्दियों से हमारी इस संस्कृति को तोड़ने का प्रयास लोगों ने किया, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। हमारे यहाँ तमाम लोग विदेशी आए, तमाम हमारे ऊपर अतिक्रमण किए, लेकिन अंततः उनको यहाँ से जाना पड़ा, वो हमारी संस्कृति को प्रभावित नहीं कर पाए। तो वही कह रहे हैं कि जो एकत्व हम लोगों के अंदर पहले था, हम आज उसी एकत्व को, उसी अपनत्व को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे